हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड। ये हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ का टॉपिक है। इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। तो हम फूड को क्यों एग्जामाइन करते हैं? होता क्या है कि अगर आपके फूड में कोई भी माइक्रोब हो, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, वो सॉरी नॉट वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, तो वो क्या करेगा, आपके फूड को डिग्रेड कर देगा, स्पॉइल कर देगा। तो वो फूड कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, हम जैसे कि मान लीजिए मिल्क है ना, अमूल के ऐड आ रहे हैं आजकल बहुत। तो अगर दूध का पैकेट है, तो अगर दूध पैकेट में दूध को डालने से पहले हम क्या करते हैं, उसको पाश्चराइज करते हैं। पाश्चराइज करने का रीज़न ये होता है कि सारे ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, उसको एग्जामाइन करते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म किल हुए या नहीं हुए। तो कुछ पैकेट्स को हम एग्जामिनेशन के लिए रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि सारे ऑर्गेनिज्म किल हो गए। तो इसको हम एग्जामाइन करते हैं, जिससे कि पैकेट का दूध खराब ना हो। ठीक है, दूध जाए कस्टमर के पास तक तो उनको ख़राब क्वालिटी का दूध ना मिले। तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे कैसे माइक्रोबियल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और करते क्यों हैं। सबसे पहली बात कि हम ये देखने के लिए करते हैं कि जो हमारा फूड है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, हमारे फूड को ख़राब कर देगा, स्पॉइल कर देगा, डिग्रेड कर देगा। और कई बार क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। जिससे कि कई बार आपने सुना होगा कि कुछ खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई, पेट में दर्द हो गया। तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं, ह्यूमंस को डिसीज़ भी कॉज कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम एग्जामाइन करते हैं। घर पे जो हम खाना बनाते हैं उन्हें तो हम वेल कुक करते हैं, लेकिन जो पैकेट्स में खाना आता है उसको भी हम ट्रीट करते हैं और चेक करते हैं कि कहीं हमारे खाने में या जो हमने फूड मतलब पैकिंग करा है उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं जो फूड को स्पॉइल कर दे। तो ये हम कैसे करते हैं, हाउ वी एग्जामाइन द फूड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसके लिए हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं। पहला मेथड होता है कि हम चेक कर ले कि कितने नंबर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फूड में, है ना। तो इसके लिए हम विएबल और नॉन विएबल ऑर्गेनिज्म दोनों देखते हैं। विएबल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइव स्टेट में होते हैं, जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। नॉन विएबल ऑर्गेनिज्म जो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो डेड हो चुके हैं। तो पहला हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। दूसरा मेथड होता है कि हम एग्जामाइन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस पे। देखिए, फूड में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर फूड में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, हमने फूड को प्रॉपर ट्रीट करा, लेकिन उसके बाद हमने उसे ऐसे वेसल में रख दिया जिसका सरफेस कंटामिनेटेड है, तो हमारे फूड में भी कंटामिनेशन आएगा। फूड के अंदर भी बैक्टीरिया आएगा, फंगस आ जाएगी, पैरासाइट हो, प्रोटोजोआ होगा तो प्रोटोजोआ भी आ जाएगा उसके एग्स हुए तो। इसलिए हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरफेस पर भी एग्जामाइन करते हैं, जिससे कि सरफेस से कंटामिनेशन ना आ जाए। तो ये दो मेथड हम यूज़ करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम टोटल नंबर हम कैसे काउंट करते हैं। सो टू एग्जामाइन द टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चार मेथड्स हैं अब, जिससे कि हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकें। सबसे पहला मेथड है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड। बहुत सिंपल मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, हम फूड के डाइल्यूशंस बनाते हैं। डाइल्यूशंस बनाते हैं और क्या करते हैं, उसकी प्लेटिंग करते हैं, मतलब उसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया पे पोर कर देते हैं। अगले दिन इंक्यूबेशन के बाद, मतलब 24 आवर से 48 आवर बाद क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कितनी कॉलोनीज आई। तो अब आपने ये देखा कि हम ये चेक करते हैं कितनी कॉलोनीज आई, तो विएबल सेल्स ही हम चेक कर सकते हैं इस मेथड में। जो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर पाएंगे हम उन्हीं को चेक कर पाएंगे। दूसरा मेथड होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड। इससे हम स्टैटिस्टिकल डिटर्मिनेशन करते हैं विएबल सेल की। इसकी टेबल भी होती है। तो इसमें एमपीएन मेथड जो होता है, उसमें क्या होता है कि हम ट्यूब मतलब है ना, सैंपल लेते हैं। हमारा कोई भी सैंपल होगा, मान लीजिए हमारा वाटर है सैंपल, ठीक है, वाटर को की माइक्रोबायोलॉजी को चेक करने के लिए करते हैं, या तो मिल्क की माइक्रोबायोलॉजी को चेक करने के लिए। तो अगर हमारे मिल्क का एग्जांपल लेती हूँ, है ना, मान लीजिए मिल्क है, तो हम 5 ट्यूब बनाएंगे। एक ट्यूब, दूसरी ट्यूब, तीसरी ट्यूब, चौथी ट्यूब और ये पांचवी ट्यूब। इनके अंदर हम जो सैंपल डालेंगे वो 10 ml डालेंगे। नेक्स्ट लॉट में हम 5 ट्यूब्स लेंगे, इनके अंदर जो हम सैंपल डालेंगे वो हम 1 ml डालेंगे। और नेक्स्ट लॉट जो हम लेंगे उसके अंदर जो हम सैंपल डालेंगे वो कितना डालेंगे,
वो 0.1 ml डालेंगे। और इनके अंदर हम क्या करते हैं, ड्यूरम्स ट्यूब डाल देते हैं। कॉलीफॉर्म को डिटेक्ट करने के लिए हम एम्पियन मेथड यूज़ करते हैं। तो ड्यूरम ट्यूब जो होती है, छोटी छोटी ट्यूब होती है, उन्हें हम उल्टा करके रख देते हैं। अब जब हम इसको इंक्यूबेट करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो ड्यूरम्स ट्यूब होती है, इसके अंदर गैस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जहाँ पर सैंपल कम होता है, जहाँ पे सैंपल ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है, वहाँ पर गैस का प्रोडक्शन नहीं होता। फिर इसकी जो टेबल होती है उससे हम मैच कर लेते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। इसको भी हम विएबल सेल्स काउंट करने के लिए देखते हैं। क्यों? क्योंकि गैस प्रोडक्शन वही ऑर्गेनिज्म करेंगे जो मल्टीप्लाई होंगे, है ना। नेक्स्ट मेथड है डाई रिडक्शन टेक्निक। तो आप लोगों ने एक टेस्ट का नाम सुना होगा, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। ये भी हम मिल्क के लिए करते हैं। तो क्या होता है इसमें कि हम मिल्क के सैंपल्स लेते हैं, उसके अंदर हम डाई डालते हैं। फिर वो जो डाई होती है वो उससे हम, है ना, थोड़े थोड़े टाइम बाद चेक करते हैं कि डाई रिड्यूस हो रही है क्या। तो जो जब हम डाई डालते हैं तो जो मिल्क होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद, है ना, हम चेक करते हैं तो कुछ देर बाद जो डाई होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो वो टाइम जो होता है, जितनी देर में डाई रिड्यूस होती है, वो हम नोट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि माइक्रोबियल क्वालिटी क्या है। अगर ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे तो डाई जल्दी रिड्यूस हो जाएगी, और कम ऑर्गेनिज्म होंगे तो डाई लेट रिड्यूस होगी। तो यहाँ पर भी डाई रिडक्शन टेक्निक में भी हम विएबल सेल्स ही काउंट करते हैं, जो इसके अंदर रिड्यूसिंग कैपेसिटीज़ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट की। जो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट होता है, ये विएबल और नॉन विएबल सेल्स दोनों के लिए होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम फूड सैंपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फूड सैंपल है, इसको हम मिक्स कर लेंगे और इससे थोड़ा सा सैंपल हम उठाकर स्लाइड में रख देंगे और इसका स्मेयर बना लेंगे। अब हमने स्मेयर बना लिया और इस स्मेयर को हम डायरेक्ट जाके माइक्रोस्कोप में इसकी स्टेनिंग करके, इसको स्टेन करके हम इसको माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दोनों ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, जो विएबल हैं या जो नॉन विएबल हैं, दोनों ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड प्लेट काउंट फॉर विएबल सेल्स। यहाँ पर क्या होता है, अब इन सारे मेथड को, जिसका मैंने आपको अभी ओवरव्यू दिया है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है। पहला मेथड जिसके बारे में मैंने बात करी वो था स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड। ये हम विएबल सेल्स के लिए करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। SPC is the most widely used method for determining the number of viable cells or colony forming units in a food product। जैसा कि जो फूड प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कितने विएबल सेल्स हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, फूड सैंपल को होमोजेनाइज करते हैं और उनके सीरियल डाइल्यूशंस बनाते हैं। 10 to the power -1, -2, -3, -4, -5 तक के डाइल्यूशंस बनाते हैं। इसके डाइल्यूशंस बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसकी प्लेटिंग करते हैं। थोड़ा सा डाइल्यूएंट लेकर उसको हम प्लेट में पोर करते हैं। या तो हम स्प्रेड प्लेट मेथड कर सकते हैं या हम पोर प्लेट मेथड कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो हम जैसे पोरिंग करते हैं उसके बाद हम उस प्लेट को क्या करते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स तक के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं। नेक्स्ट डे हमें कॉलोनीज दिखती हैं, उन कॉलोनीज को हम क्या करते हैं, क्यूबिक काउंटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में काउंट कर लेते हैं कि कितने विएबल सेल्स हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। फिर उसका हम डाइल्यूएंट फैक्टर जो होता है उसको मल्टीप्लाई करके हम ये लगा लेते हैं कि हमारे सैंपल में इतने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब इसको आप और अच्छे से समझिए। देखिए, ये सैंपल है हमारे पास, इसका 1 ml सैंपल हमने इसमें लिया। तो ये हमारा डाइल्यूशन कितने का बना, 10 to the power -1, 1/10 का डाइल्यूशन बना। इसको, इसमें से 1 ml सैंपल जब हमने दूसरी ट्यूब में डाला तो इसके में कितना डाइल्यूशन बना, 10 to the power -2 का। जब तीसरी में डाला तो 10 to the power -3 का, चौथी में डाला तो 10 to the power -4 का, और पांचवी ट्यूब में डाला तो 10 to the power -5 का डाइल्यूशन बना। यहाँ पर जो डाइल्यूएंट होगा वो ज़्यादा, मतलब है ना, ज़्यादा डाइल्यूटेड सैंपल होगा हमारा। तो जब हम प्लेटिंग करेंगे तो उस प्लेट को हम लेते हैं जिसमें हम कॉलोनीज ईजिली काउंट कर सकते हैं, जहाँ पे लंप बने या पूरी प्लेट भर जाए कल्चर से, तो उसको हम इजीली काउंट नहीं कर पाते। मान लीजिए यहाँ पर जो कॉलोनीज हैं वो हमें दिख रही हैं 50 कॉलोनीज, तो हम इसको काउंट कर लेंगे, है ना।
टू कॉलोनीज में तो इतने अच्छे से हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो हम किस में करते हैं, या तो क्यूबिक काउंटर, ऐसा इस टाइप का काउंटर होता है जिसमें हम कॉलोनीज को काउंट करते हैं, या फिर जिसको हम कॉलोनी काउंटर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर। तो ये ऑटोमेटेड मशीन होती है, इसमें ये जगह होती है जहाँ पे हम अपनी प्लेट रखते हैं, जिससे कि क्या होता है, इजीली हम काउंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्प्रेड प्लेट मेथड। अब नेक्स्ट हमने बात करी मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड की। तो ये जो मेथड था वो सबसे पहली बार मैकक्रेडी ने 1915 में इंट्रोड्यूस करा था। ये ज़्यादा प्रिसाइज मेथड नहीं है, इजीली हमें नहीं पता चलता कि कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इस मेथड में जो डाइल्यूशंस होते हैं फूड सैंपल के उसी तरीके से बनाए जाते हैं जैसे एसपीसी में बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके के हमने डाइल्यूशंस बनाए। तो यहाँ पर हमने एक एक ट्यूब ली, वहाँ पर हम 5-5 ट्यूब लेंगे। तो जो डाइल्यूशंस होते हैं वो प्लेट करे जाते हैं 3 या 5 ट्यूब मेथड्स में, है ना। और जो नंबर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, हम एमपीएन टेबल होती है, अगर आप सर्च करेंगे मेथड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर की टेबल होती है, उससे हम स्टैटिस्टिकली मेज़र कर लेते हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, देखिए क्या होता है। वैसे एमपीएन मेथड ना प्रिजम्पटिव टेस्ट मेथड भी बोलते हैं हम इसको। इसके 2-3 मेथड्स होते हैं, एक प्रिजम्पटिव टेस्ट मेथड होता है, एक कन्फर्मेटिव मेथड होता है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा सैंपल है, तो जो ओरिजिनल सैंपल है यहाँ पे वाटर सैंपल लिया गया है। वाटर का मतलब वाटर हम पीने लायक है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस सैंपल को में से हमने 10-10 ml 5 ट्यूब्स में इनोक्यूलेट करते हैं, और इन तीनों पांचों के अंदर आपको एक छोटी सी ट्यूब दिख रही होगी, है ना, इसको हम ड्यूरम्स ट्यूब कहते हैं। तो इन पांचों में हमने 10 ml सैंपल लिया, फिर नेक्स्ट हमने इसी सैंपल को इसका डाइल्यूएंट बनाया, 1 ml सैंपल लिया, तो 10⁻⁻1 का डाइल्यूएंट बन गया। फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर ये 1 ml का डाइल्यूएंट बना है, यहाँ पर 10⁻⁻1 का डाइल्यूएंट बना। यहाँ पे हमने 0.1 ml सैंपल लिया है सब में। अब क्या होता है कि जब हम इन ट्यूब्स को इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हमें ऊपर से ऑर्गेनिज्म नहीं डाला, सैंपल के अंदर ऑर्गेनिज्म है। याद रखना, अगर सैंपल कंटामिनेटेड होगा तो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म होगा, वही हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे हमने इन सब को टेस्ट ट्यूब्स को इंक्यूबेशन के लिए रखा 37 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें से जो इसमें ज़्यादा सैंपल था, है ना, 10 ml सैंपल था, उनके अंदर पॉजिटिव टेस्ट आया, है ना, यानी कि ड्यूरम ट्यूब्स में गैस प्रोडक्शन हुआ और जो मीडिया है उसका कलर चेंज कर लिया, उसकी जो डाई थी उसको रिड्यूस करके कलर चेंज कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा इनोक्यूलम था वो डाइल्यूटेड था, तो यहाँ पर कुछ ट्यूब्स जो थी वो रिड्यूस हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ में गैस प्रोडक्शन हुआ, कुछ में नहीं हो पाया, तीसरे में नहीं हुआ। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कुछ हमारी ट्यूब्स जो हैं वो नहीं है, वहाँ जहाँ पर डाइल्यूएंट नेगेटिव आया है तो उसको हम चेक कर लेते हैं एमपीएन मेथड में, है ना। जहाँ पे डाइल्यूएंट पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया तो उसके हिसाब से हम लगा लेते हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स होंगे सैंपल में, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा सैंपल आया वो कॉलीफॉर्म है या नहीं है, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट हम इस मेथड में डालते हैं BGLB मेथड। ये ब्रॉथ होता है, इसमें वो ग्रीन कलर की डाई होती है और ड्यूरम्स ट्यूब डाल देते हैं, तो इसके अंदर भी गैस प्रोडक्शन होता है। ये भी हम कॉलीफॉर्म को कंफर्म करने के लिए करते हैं, ये भी एक एमपीएन टाइप का मेथड है। तीसरा जो मेथड है वो है डाई रिडक्शन टेस्ट। डाई रिडक्शन टेस्ट हम क्यों करते हैं, ये भी हम क्वालिटी को चेक करने के लिए करते हैं फूड प्रोडक्ट की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वैसे 2 कॉमन डाइज हम यूज़ करते हैं डाई रिडक्शन टेस्ट में। पहली डाई होती है मिथाइलिन ब्लू और दूसरी होती है रीएज्यूरिन। तो यहाँ पर डाई रिडक्शन टेस्ट जो होता है, इसमें जो फूड होता है उसको हम डालते हैं, उसको फूड सैंपल लेते हैं। फूड सैंपल जो होता है वो अगर रिड्यूस कर देता है डाई को तो मतलब हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। अगर मिथाइलिन ब्लू होता है तो जो रिडक्शन होता है वो ब्लू से वाइट कलर का होता है, लेकिन यदि रीएज्यूरिन डाई होती है तो जो है ना रिडक्शन होता है वो ब्लू से पिंक कलर का रिडक्शन होता है ना। और जो टाइम होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो जितना
जितना जल्दी डाई रिड्यूस होगी उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होगा, और जितना लेट डाई रिड्यूस होगी उतना ही कम ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो जो टाइम होता है डाई रिडक्शन के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के सैंपल में। होपफुली समझ में आ गया होगा। मैं एक और बार बता देती हूँ। डाई रिडक्शन टेस्ट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये मिल्क सैंपल है हमारा, है ना, ये मिल्क सैंपल है। तो हमने 3 ट्यूब ली और तीनों के अंदर क्या करा, मिल्क डाल दिया, है ना। यहाँ पे 3 ट्यूब ली गई हैं। तो हमने इस ट्यूब के अंदर क्या करा, इन तीनों ट्यूब्स के अंदर हमने क्या करा है, हमने वो डाला है, डाई डाली है। तो क्या होगा, जिस ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिज्म कम होंगे तो उसकी जो डाई होगी वो ज़्यादा देर तक रहेगी, जल्दी रिड्यूस नहीं होगी। जिसके अंदर ठीक ठाक ऑर्गेनिज्म होंगे उसकी थोड़ी देर तक डाई रहेगी, है ना, थोड़ी देर बाद रिड्यूस होगी। और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी डाई जो होगी वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगी और दोबारा से वाइट कलर के हो जाएंगे। तो जब हम डाई डालेंगे सैंपल में तो हमारा सैंपल ब्लू कलर का दिखेगा, लेकिन जब डाई रिड्यूस हो जाएगी तो वो दोबारा वाइट कलर का हो जाएगा। ये जो सैंपल है वो मिल्क सैंपल है। ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है, जब हम मिथाइलिन ब्लू डालते हैं तो वो रिड्यूस होकर एक कलरलेस सब्सटेंस बना लेता है, जिसकी वजह से डाई रिड्यूस हो जाती है। जब मिथाइलिन ब्लू को पे ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है तो वो कलरलेस सब्सटेंस बना लेता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ल्यूकोमिथाइलिन ब्लू, जो कि कलरलेस होता है। अब क्या होता है, हम टाइम नोट करते हैं। तो अगर हमारी डाई आधे घंटे में रिड्यूस हो गई, मतलब बहुत ही पुअर क्वालिटी का सैंपल है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें। अगर 1 से 2 घंटे लगे तो फेयर ठीक ठाक क्वालिटी है ना, फेयर लवली वाला नहीं है, हाँ, फेयर क्वालिटी है, ठीक ठाक क्वालिटी है। 3 से 4 आवर लग गए डाई रिड्यूस होने में तो अच्छी क्वालिटी है। और अगर 5 आवर से ज़्यादा लगे डाई रिड्यूस होने में, माने कि बहुत अच्छी क्वालिटी है दूध की, वही वाला दूध लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। हालांकि ये बहुत पुराना मेथड है, डेयरी इंडस्ट्रीज़ में इसको अब आज भी यूज़ करा जाता है, इसलिए मैंने आपको मिल्क सैंपल का एग्जांपल दिया। इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो सिंपल होता है, सस्ता भी होता है, रैपिड होता है, जल्दी हो जाता है, और विएबल सेल्स को हम देख लेते हैं कि जो सेल्स हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं या नहीं डाई को। तो इसका एडवांटेज जिस क्या है, एक तो सिंपल टेस्ट है, इजीली हो जाता है, मिथाइलिन ब्लू ज़्यादा महंगी भी नहीं आती तो सस्ता पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये है कि सारे ऑर्गेनिज्म डाई को रिड्यूस नहीं करते एक तरीके से। माना कि कुछ ऑर्गेनिज्म ने जल्दी रिड्यूस कर लिया, कुछ ने लेट में रिड्यूस करा, भले ही ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो, अगर लेट रिड्यूस करेंगे तो हम तो उसको ये कहेंगे ना कि ठीक ठाक क्वालिटी का दूध है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सारे फूड स्पेसिमेन में ये एप्लीकेबल नहीं होता। मिल्क के लिए हमने एग्जांपल लिया, लेकिन अगर कोई मान लीजिए सॉलिड सब्सटेंस का फूड है तो हम उसके लिए इसको अप्रोप्रिएट नहीं बता सकते। तीसरा, कई बार फूड के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाई को रिड्यूस कर लेते हैं, तो इसमें भी मिसमैनेज हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म की वजह से डाई रिड्यूस हुई है कि फूड के अपने सब्सटेंसेस की वजह से डाई रिड्यूस हुई है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तीसरा मेथड होता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चौथा मेथड है, सॉरी, चौथा मेथड है हमारा डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। इसमें क्या होता है, हम स्मेयर बनाते हैं फूड स्पेसिमेन की और माइक्रोस्कोप स्लाइड पे स्मेयर बनाते हैं, स्टेनिंग करते हैं उसको डाई से प्रॉपर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके सेल्स को काउंट कर लेते हैं, माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं ऑयल इमर्सिव ऑब्जेक्टिव पे। ये मेथड ज़्यादातर डेयरी इंडस्ट्रीज़ में, नॉर्मली वैसे भी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ हो जाता है और नॉर्मली फूड को लेकर भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेबल सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री के लिए हो, ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए हमने सैंपल लिया, सैंपल को लेकर हमने क्या करा, इस स्लाइड पर रख लिया। तो बैक्टीरियल सैंपल को ऐड करा, हमने फिल करा, और उसके बाद क्या करा, उसके ऊपर हमने क्या करा, कैपिलरी ट्यूब डाल दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक काउंट से उसको हम काउंट कर लेते हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो स्लाइड होती है वो अलग टाइप की स्लाइड होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सॉरी। अब क्या होता है, तो हम माइक्रोस्कोप में काउंट कर लेते हैं कि कितने ऑर्गेनिज्म हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड यूज़ कर, सॉरी, अब इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड के। फ़ायदे तो वही हैं, सेम डाई रिडक्शन जैसे, रैपिड होता है, जल्दी हो जाता है, सिंपल हो जाता है, सिंपल होता है, सेल मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं हम,
है ना। और इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी होता है कि मतलब एक चीज़ ये भी होती है कि विएबल नॉन विएबल दोनों सेल्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन यही इसका डिसएडवांटेज भी है ना। कई बार हम फ्लोरेसेंट प्रोब भी यूज़ करते हैं जिससे कि हम इजीली देख सकें कि मतलब है ना जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा दिख रहा है हमारा। और है ना लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें है ना विएबल और नॉन विएबल सेल्स हमें दोनों दिखते हैं। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है हमारा, उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरे हुए हैं, तो वो तो हमारे फूड को ख़राब नहीं कर सकते, बट हमें वो भी दिख जाएंगे। तो जो फूड है इसमें हम विएबल नॉन विएबल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। माइक्रोबियल सेल्स जो होते हैं, कई बार क्या होता है कि जब हम फूड की स्मेयर बनाते हैं तो एक के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्लम्प बन जाता है और इजी अच्छे से स्टेन भी नहीं हो पाता और अच्छे से हमें दिखता भी नहीं है। तो ये भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे डाइल्यूटेड फॉर्म नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम फूड सैंपल का ही स्मेयर बनाते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका काउंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसपीसी यानी कि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट से। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट में हम क्या कर रहे थे, डाइल्यूशंस बना रहे थे, तो ऑर्गेनिज्म का काउंट डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म फूड सैंपल ले लेते हैं, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमें ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स दिखें। अब क्या होता है, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड बनाया गया बाद में, एक्रिडिन ऑरेंज डायरेक्ट काउंट मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, है ना, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं और एक डाई यूज़ करते हैं वी ब्लू, जो कि मॉडिफिकेशन है एनिलीन ब्लू फ्लोरोक्रोम का। इसमें हमें जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो दिख जाते हैं और विएबल सेल्स को हम नॉन विएबल सेल्स से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। सॉरी, हम एक्रिडिन ऑरेंज डायरेक्ट काउंट की बात कर रहे थे। इसमें क्या होते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं और एक डाई यूज़ करते हैं वी ब्लू, जो कि मॉडिफिकेशन है एनिलीन ब्लू फ्लोरोक्रोम का। इसमें ये डाई क्या करती है, जो ईस्ट सेल्स होते हैं, जो ईस्ट सेल्स होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट कर लेती है, विएबल और नॉन विएबल सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर लेती है। जो कि विएबल ईस्ट सेल्स होते हैं वो हमें ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, है ना, फ्लोरेसेंस भी दिखाई देता है, चमकीले ऑरेंज कलर के हमें दिखाई देते हैं। अब हमने एक टाइप पढ़ा कि हम कैसे टोटल नंबर काउंट करते हैं। तो 4 मेथड पढ़े। पहला मेथड था स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड, दूसरा हमने एमपीएन मोस्ट प्रोबेबल नंबर काउंट मेथड पढ़ा, तीसरा हमने डाई रिडक्शन टेस्ट पढ़ा, चौथा हमने क्या पढ़ा, चौथा हमने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट मेथड पढ़ा। एक ये हो गया कि हमने टोटल नंबर काउंट कर लिए, विएबल हों नॉन विएबल हों। अब दूसरा मेथड हमने बात करा था कि माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ सरफेस को हम कैसे एग्जामाइन करें कि सरफेस तो कंटामिनेटेड नहीं है। ज़रूरत क्या है, सबसे पहली बात कि जो फूड है जिस सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है वो हाइजीनिक है या नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि जो फूड है वो ख़राब ना हो। तो ये मेथड जो होता है कॉमनली यूज़ होता है सरफेस असेसमेंट करने के लिए, हम यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, पहला मेथड होता है स्वैब मेथड, जिसको हम स्वैब रिंस मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड होता है कॉन्टैक्ट प्लेट मेथड, तीसरा होता है अगार सिरिंज मेथड या फिर अगार सॉसेज मेथड। और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन नाम मैं बता रही हूँ, जैसे कि डायरेक्ट सरफेस, स्टिकी फिल्म, स्वैब, अगार, स्लांट या फिर स्प्रे गन। तो 3 जो इम्पोर्टेंट मेथड है उसमें पहला मेथड है स्वैब रिंस मेथड। स्वैब रिंस मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास सरफेस है तो जिस पे हम फूड रखने वाले हैं या फूड रखा हुआ था, तो हम क्या करते हैं उस पे से क्या करते हैं, थोड़ा सा हम स्वैब लेते हैं। स्वैब हमारी अलग अलग टाइप की होती हैं, मान लीजिए कॉटन स्वैब है या कैल्शियम स्वैब्स भी आती हैं। तो कॉटन स्वैब है उसको हम क्या करते हैं, उस सरफेस पे रिंस कर लेते हैं और उस कॉटन स्वैब को फिर हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया की प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर उस स्वैब से स्वैबिंग कर देते हैं। फिर उस प्लेट को हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उसमें ऑर्गेनिज्म थे या नहीं थे। ठीक है, पहला मेथड हुआ। कॉन्टैक्ट प्लेट मेथड में हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मीडिया डालते हैं और उस मीडिया को हम क्या करते हैं, टच करा देते हैं सरफेस से, जहाँ पर हमें असेसमेंट करना है कि कहीं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है या नहीं। जब हम उसे टच कराते हैं फिर उस प्लेट को हम बंद करके उल्टा करके रख देते हैं इंक्यूबेटर में। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर कांटेक्ट में आते हैं मीडिया के, तो वो ग्रो कर जाते हैं प्लेट पे और हमें पता चल जाता है कि सरफेस कंटामिनेटेड था।
तीसरा जो मेथड होता है वो अगार सिरिंज मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सिरिंज लेते हैं। सिरिंज में हम क्या करते हैं, जो मेल्टेड मीडिया होता है, मान लीजिए जो स्टेराइल सिरिंज लेते हैं, उसके अंदर जो मेल्टेड मीडियम होता है उसको ले लेते हैं और उसको फिर उससे हम उस सरफेस पर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है तो प्रॉपर उस सरफेस पर जाके हम उस मेल्टेड मीडिया को, मेल्टेड अगार को हम क्या करते हैं, पोर कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, उस सरफेस से टच होकर वो मीडिया क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो मीडिया होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। जैसे ही वो मीडिया सॉलिडिफाई होगा तो उसको हम कट करके अगार प्लेट पे रख लेंगे और इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद नेक्स्ट डे जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सरफेस पे ऑर्गेनिज्म थे या नहीं थे। तो अगार सिरिंज मेथड में हम सिरिंज का यूज़ करते हैं, अगार सॉसेज मेथड में हम प्लास्टिक ट्यूब लेते हैं ये करने के लिए। तो ये मॉडिफिकेशन है सिरिंज का। दूसरे मेथड डायरेक्ट सरफेस मेथड होता है। डायरेक्ट हमने अगार जो लिया उस अगार की कटिंग करी और उसको सरफेस पे टच करा के हमने प्लेट पे रख दिया। तो दोनों टाइप के कॉन्टैक्ट और अगार सिरिंज मेथड का ही मॉडिफिकेशन है ये। स्टिकी फिल्म भी मेथड हम यूज़ करते हैं, मुझे ज़्यादा इसका पता नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगार स्लांट मेथड फूड मतलब है ना, ये भी मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं पता आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। स्वैबिंग करते हैं इसमें भी हम, जो स्वैब्स लेते हैं उसको हम रिंस करके अगार स्लांट्स पे लगा देते हैं। प्लेटिंग ना करके स्लांटिंग करते हैं, ठीक है। स्प्रे गन मेथड के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने डाला है, अगर आपको चेक करना है तो आप प्लीज़ जाके चेक कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं डाल दूँगी। नेक्स्ट अब हम डिटेल में बात करते हैं स्वैब रिंस मेथड की। सबसे पहली बार तो जो स्वैब रिंस मेथड होता है, सबसे पहली बार इसको डेवलप करा था W.A. मैनहीमर और T.Y. बेनिस ने। तो हम दो तरीके की स्वैब लेते हैं, एक हम कॉटन स्वैब लेते हैं, एक हम या फिर हम कैल्शियम एल्जिनेट स्वैब्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस सरफेस पे हमें सैंपल लेना होता है उस पर क्या करते हैं, जो हमारी स्वैब होती है उसको रिंस करते हैं। उसके बाद उस स्वैब को हम क्या करते हैं, या तो प्लेटिंग कर देते हैं तुरंत, या फिर हमें प्लेटिंग करने में, मान लीजिए कि आप कहीं पर आप फूड इंस्पेक्टर हैं तो आप चेक करने गए, तो आप क्या करेंगे, स्वैब लेंगे, स्वैब से सरफेस चेक करेंगे और उसको क्या करेंगे, एक ट्यूब में रखेंगे, स्टेराइल ट्यूब में रख के आप रेफ्रिजरेटर में रख के ले जाएंगे, या फिर जो बॉक्स होते हैं ना जिसके अंदर आइस ट्यूब्स होती है उसके अंदर ले जाके लैब में चेक कर लेंगे। ये भी कर सकते हैं, अगर आप लैब में चेक कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उस सरफेस से स्वैब को रिंस करेंगे और प्लेटिंग कर देंगे। तो ये दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर जल्दी यूज़ करना है तो डायरेक्ट कर लो, टाइम लगेगा तो उसको स्टोर कर लो प्रॉपर टेम्परेचर पे, जिससे कि ऑर्गेनिज्म ख़त्म ना हो। तो अब इस मेथड में क्या होता है, फिर हम प्लेटिंग कर लेते हैं, नॉर्मली यही होता है। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट प्लेट मेथड। इसमें क्या होता है, जो रेप्लिकेट मतलब ये जो मेथड होता है, ये इसका पूरा नाम है रेप्लिकेट ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट अगार कॉन्टैक्ट मेथड, तो रोडेक मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेशल पेट्री प्लेट्स होती हैं, उसको हम पोर करते हैं इतने ml के मीडियम से, है ना, 15.5 से 16.5 ml हम मीडिया लेते हैं। इसके बाद ये जो स्पेशल टाइप की प्लेट्स होती हैं, इसमें क्या होता है, अगार सरफेस थोड़ा उठा हुआ होता है, रेज्ड होता है, जिससे कि जब हम प्लेट को इन्वर्ट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं सरफेस के, ठीक है। तो ये मेथड सबसे पहले गंडरसन ने 1945 में दिया था, फिर बाद में हॉल और हार्नेट ने 1964 में इसको मॉडिफाई करा। नेक्स्ट हमारा मेथड है अगार सिरिंज मेथड, जिससे या फिर अगार सॉसेज मेथड। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगार सिरिंज मेथड को सबसे पहले लिट्स्की ने 1955 में प्रपोज करा था। और इस मेथड में क्या करते हैं, हम सिरिंज लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, निडल हटाकर हॉलो सिलेंडर में क्या भर लेते हैं, अगार भर लेते हैं। तो अगार हम कब भर पाएंगे, जब मेल्ट फॉर्म में होगा। अब क्या करते हैं, जहाँ पर हमें जहाँ जिस सरफेस को हमें एग्जामाइन करना होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगार को पुश कर देते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो हमारा अगार होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। उस लेयर को हम क्या कर लेंगे, कट ऑफ कर लेंगे और पेट्री डिश में डाल के इंक्यूबेट कर देंगे। और फिर नेक्स्ट डे हम कॉलोनीज काउंट कर लेंगे कि कितनी कॉलोनीज है, कितना ऑर्गेनिज्म था उस सरफेस पे। नेक्स्ट मेथड होता है अगार सॉसेज मेथड। इसको टेनसेट ने सबसे पहली बार देखा था, प्रपोज करा था। और इसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टिक ट्यूबिंग यूज़ करते हैं, प्लास्टिक ट्यूब यूज़ करते हैं, सिरिंज यूज़ नहीं करते।
तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, प्लास्टिक ट्यूब यूज़ करते हैं। इसको यूरोपियन वर्कर्स मीट जो मीट कार्कसेस थे उसके सरफेस को एसेस करने के लिए यूज़ किया करते थे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो और अगर ना पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रहेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे पूरा करूँगी। थैंक यू सो मच।